नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार पीके एजुकेशनल नॉलेज में। दोस्तों, आज हम क्लास 10th के मैथ सब्जेक्ट के अंतर्गत चैप्टर 4 से कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को करने वाले हैं जो आप लोगों के बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। दोस्तों, इन सवालों को हम बहुत ही आसान तरीके से और सरलतापूर्वक करने की कोशिश करेंगे और आप बने रहें हमारे साथ वीडियो के अंत तक। और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को ऑल पर प्रेस कर लें तथा यह वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, तो दोनों पूर्णांकों को ज्ञात करना है। दोस्तों, यह क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और हम इसको बहुत ही आसानी से करने की कोशिश करेंगे, तो आप वीडियो में बने रहें हमारे साथ। इसमें बोला गया है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल ना। क्रमागत संख्याएं क्या होती हैं, सबसे पहले हम ये जानेंगे। क्रमागत संख्याएं मतलब जो एक क्रम से होती हैं। जैसे यहाँ पर अगर 5 है तो इसकी अगली संख्या क्या होगी, 6। तो इसी को क्रमागत बोलते हैं। यहाँ पर जैसे अगर हमने ले लिया 11 तो इसकी अगली संख्या कौन सी आएगी, 12। तो यही क्रमागत होती है। मतलब कि जो हमारे पास ये वाली संख्या है, अगर इसी में एक को जोड़ देंगे तो हमारे पास अगली संख्या आ जाएगी क्रमागत वाली ना। तो यहाँ पर हम मानेंगे सबसे पहले, तो हल करेंगे कि माना पहली संख्या बराबर यक्स। अगर पहली संख्या यक्स है तो दूसरी क्रमागत संख्या क्या होगी, बताइए। तो यहाँ से लिखेंगे दूसरी क्रमागत संख्या। तो जो दूसरी क्रमागत संख्या होगी वो यक्स से एक ज़्यादा होगी, मतलब यक्स प्लस 1 कर देंगे ना। जिस तरीके से यहाँ पे 11 में 1 जोड़ने पर अगली संख्या 12 हमको मिली है, उसी तरीके से जो ये संख्या यक्स हमने माना है तो अगली क्रमागत जो संख्या होगी वो यक्स से एक ज़्यादा होगी, ठीक। तो यहाँ पर बोला गया है कि दोनों क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल, मतलब इन दोनों संख्याओं का गुणनफल हमको बोला गया है ना। तो इसका गुणा कर देंगे यहाँ से यक्स, फिर इसमें गुणा करेंगे यक्स प्लस 1 का। इसका गुणनफल हमको दिया गया है कितना, 306 ना। फिर अगर इसका गुणा कर दें यक्स का गुणा यक्स के साथ तो यक्स स्क्वायर प्लस का, फिर यक्स का गुणा 1 के साथ करेंगे तो यक्स होगा। फिर बराबर कितना है, बराबर बोला गया है 306, ठीक। फिर यहाँ से यक्स स्क्वायर प्लस यक्स, फिर उसके बाद क्या होगा, यहाँ से 306 को अगर बाएं साइड में ले आएंगे तो 306 माइनस में हो जाएगा। फिर इधर क्या बचेगा, 0। फिर यहाँ से इसका गुणनखंड करेंगे तो सबसे पहले इसको हल करेंगे। यहाँ से 306 का फैक्टराइजेशन कर लेंगे। यहाँ से अगर करेंगे तो 2 से कटेगा, 2 15 दूनी 30 होता है। फिर से 2 तिहाई 6 ना। उसके बाद फिर यहाँ 3 से कटेगा, यह 3 से काटेंगे तो 3 पचे 15, 3 एकम 3 होगा। फिर उसके बाद 3 से कटेगा कितनी बार में, 3 एकम 3, 3 सते 21, 17 बार में कट गया। फिर अगली बार ये 17 से पूरा कट जाएगा एक बार में ना। फिर यहाँ से 3 तिया 9, देखो 2 तिहाई 6, 6 त्रिक 18 हुआ। उसके बाद ये 17 है, मतलब यहाँ से अगर हम 18 गुणे 17 कर दें तो हमारे पास 306 हो जाएगा। उसके बाद या फिर अगर 18 में से 17 को माइनस कर दें, यहाँ से अगर 18 में से हम 17 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास 1 बचेगा ना। इस तरीके से यहाँ पर देखो हमको 1 लाना है और गुणा करने पर 306 आना चाहिए। तो जब इसको हम हल करेंगे यहाँ से तो क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे यक्स स्क्वायर प्लस का 18x माइनस का 17x माइनस 306 बराबर में 0। अब यहाँ से हम दोनों तरफ से x कॉमन कर सकते हैं। अगर यहाँ x कॉमन कर लिए तो x प्लस 18 ना, यहाँ से x कॉमन करने पर एक x चला जाएगा तो 1 बचेगा। यहाँ से x निकल गया तो 18 बचा। इसी तरीके से इधर माइनस का 17 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ x बचेगा। और माइनस माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस होगा। अब यहाँ से ब्रैकेट में क्या बचेगा, देखो 17 एकम 17 होता है, फिर से 17 अट्ठे 136 ना, मतलब x प्लस 18 इसमें भी आ गया, फिर बराबर का 0। फिर आगे हल करेंगे इसको। यहाँ से आगे हल करने पर देखिए हमको क्या मिलता है। अब दोनों ब्रैकेट से हम x प्लस 18 कॉमन ले सकते हैं कि नहीं ना। तो यहाँ से x प्लस 18 दोनों ब्रैकेट से हमको उभयनिष्ठ मिल गया। फिर इधर क्या बचेगा, यहाँ से x बचा, यहाँ से माइनस का 17 ना। उसके बाद देखो यहाँ से अगर हम x प्लस 18 बराबर 0 करें, यहाँ से x प्लस 18 अगर बराबर 0 करें तो x बराबर क्या होगा, माइनस का 18, मतलब संख्या क्या है, माइनस में आ गई। और अगर यहाँ से x माइनस 17 बराबर 0 करें तो x बराबर क्या आएगा, प्लस का 17। तो यहाँ से हम प्लस वाला मान लेंगे, ठीक। मतलब माइनस वाला मान जो है
क्रमागत संख्या वो माइनस में नहीं रहेगी। ठीक, तो यहाँ से अगर हम प्लस वाला मान लेंगे तो x बराबर कितना आया, 17 आया। तो पहली संख्या हमारे पास मिल गई। यहाँ लिखेंगे अतः पहली संख्या बराबर, पहली संख्या बराबर हमने x माना था और x का मान कितना आ गया, 17। मतलब पहली संख्या हमारे पास 17 आ गई। और दूसरी क्रमागत संख्या क्या होगी, दूसरी क्रमागत संख्या या फिर दूसरी संख्या बराबर हमने क्या माना था, x + 1 ना। यहाँ से x का मान 17 है, 17 में अगर एक जोड़ देंगे तो 17 और एक कितना होगा, 18। मतलब हमारे पास दूसरी संख्या 18 आ गई ना। तो इस तरीके से हम बहुत ही आसानी से इसको हल कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है हमारे पास, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उसकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी, तो रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए ना। तो इसको हल करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हल लिखेंगे तो यहाँ पर मान लेंगे कि माना रोहन की वर्तमान आयु ना, यहाँ लिखेंगे माना रोहन की वर्तमान आयु, माना रोहन की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष, इसको मान लेंगे ना। उसके बाद तथा उसकी माँ की आयु, तथा उसकी माँ की आयु। तो इसमें क्या बोला गया है माँ की आयु में, कि जो रोहन की माँ है रोहन से 26 वर्ष बड़ी है, तो रोहन की आयु x वर्ष है, इसकी माँ जो है 26 वर्ष बड़ी है, मतलब x में 26 जोड़ देंगे तो इसकी माँ की आयु आ जाएगी कि नहीं। फिर यहाँ से हमको बोला गया है कि इनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष पश्चात बोला गया है ना। तो अगर 3 वर्ष पश्चात है मतलब 3 वर्ष बाद जाएंगे तो यहाँ से x में भी 3 को ऐड कर देंगे, उसके बाद x + 26 में भी 3 को जोड़ देंगे, क्योंकि उसकी माँ भी 3 वर्ष बाद जाएगी और रोहन भी जाएगा। फिर बोला गया है कि इन दोनों की आयु का गुणनफल 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। मतलब 3 वर्ष पश्चात जो है इन दोनों की आयु का गुणनफल करेंगे तो गुणा करने पर कितना हो जाएगा, 360 ना। अब इसको हम हल कर लेंगे, तो यहाँ से हल करेंगे तो ये x + 3 है, उसके बाद इसमें गुणे, फिर यहाँ से x + ये 26 है, ये 3 है, 26 में 3 जोड़ेंगे कितना होगा, 29, फिर बराबर का 360 आ गया ना। फिर इसको आगे हल करेंगे, अब गुणा करेंगे, यहाँ से x का गुणा x के साथ करेंगे तो क्या होगा, x², फिर प्लस से प्लस लगाएंगे, फिर से x का गुणा 29 के साथ करेंगे तो 29x। अब अगली बार 3 का गुणा करेंगे तो 3 का गुणा x के साथ करेंगे तो 3x, फिर प्लस लगाएंगे, अब 3 का गुणा 29 के साथ करेंगे तो 29 तियाँ क्या होगा, 87 ना। फिर बराबर का 360 आ गया। फिर इसको आगे हल करेंगे, तो आगे हल करने पर देखिए हमको क्या मिलता है। यहाँ से ये x² हुआ प्लस 29x है, ये 3x है, तो 29 में 3 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 32x, फिर प्लस का ये 87 है, फिर 360 को माइनस मतलब बाएं साइड में लाएंगे तो माइनस का 360 हो जाएगा। ठीक, फिर हमारे पास इधर 0 बचा। फिर आगे हल करेंगे इसको, यहाँ से देखिए x² हुआ, फिर प्लस का, फिर ये 32x ना, फिर यहाँ से 360 में से 87 को माइनस करेंगे तो माइनस का चिन्ह आएगा। फिर इधर से अगर ये 10 में से 7 घटाएंगे तो 3, उसके बाद यहाँ 5 बचा मतलब 35, 35 में से अगर 8 को माइनस कर दें तो हमारे पास कितना आएगा, हमारे पास आएगा 27 ना। ये 27 आ गया, फिर बराबर का 0। अब इसका फैक्टराइजेशन करना है हमको। देखिए तो यहाँ इसको इस तरीके से कर लेंगे, देखिए 273 है ना, तो इसका गुणनखंड करेंगे। सबसे पहले 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से काटेंगे, कितनी बार जाएगा, 3 9 27, 3 एकम 3 ना। फिर 3 से काटेंगे तो 3 3 तियाँ 9, 3 से नहीं कटेगा। अब 7 से कट करेंगे, तो 7 से कट करेंगे तो 13 सते 91, मतलब 13 बार में कट गया। फिर 13 से अगर काटेंगे तो एक बार में पूरा कट जाएगा। ठीक, मतलब यहाँ से कैसे हुआ, 13 तियाँ 39, 39 सत्ते 39 सत्ते कितना होता है, 273, और 39 में से अगर 7 को माइनस कर देंगे तो 32 आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ लिखेंगे x² प्लस का 39x माइनस 7x माइनस का 273 बराबर 0 हुआ। फिर यहाँ से x अगर हम कॉमन ले लें तो x प्लस का 39 होगा, फिर माइनस का अगर 7 इधर से कॉमन ले लेंगे तो x माइनस माइनस प्लस, ये क्या होगा
7 त्रिक 21, 6 बचेगा, 7 9 63 ना, फिर बराबर का 0। अब दोनों ब्रैकेट से हम x प्लस का 39 कॉमन ले सकते हैं, तो हमारे पास क्या बचेगा, x माइनस का 7 इधर बच गया, फिर बराबर का 0। अगर हम x प्लस 39 बराबर 0 करें, यहाँ से x प्लस 39 बराबर 0 करेंगे तो x का मान कितना आएगा, माइनस का 39, और यहाँ से x माइनस 7 बराबर 0 कर दें तो x बराबर कितना आएगा, प्लस का 7। तो यहाँ हम देखते हैं कि ये जो है ये माइनस का 39 है, जो किसी की एज होती है कभी माइनस में नहीं होती, तो हमें यहाँ पर माइनस 39 नहीं लेना है ना, तो x बराबर कितना लेंगे, हम 7 लेंगे। इसका मतलब अगर x बराबर 7 लेंगे तो यहाँ से रोहन की वर्तमान आय को हमने x माना हुआ था, तो यहाँ नीचे हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि अतः रोहन की वर्तमान आय ना, यहाँ लिखेंगे अतः रोहन की वर्तमान आय, ठीक, वर्तमान आय हमने क्या माना था, x, तो यहाँ से x माना था और x का मान हमारे पास 7 आ गया, तो रोहन की वर्तमान आयु कितनी हो गई, 7 वर्ष ना। फिर आगे क्या था, तथा उसकी माँ की आयु ना, फिर नीचे लिखेंगे तथा माँ की आयु, माँ की आयु, माँ की आयु कितनी थी, माँ की आयु जो थी वो रोहन की आयु से 26 वर्ष बड़ी थी ना, ऐसे था। फिर यहाँ इसको आगे लिखेंगे तो x का मान 7 आया है, 7 फिर 26 ज़्यादा है तो 26 कर देंगे, फिर 7 में अगर 26 को जोड़ेंगे, 7 में 26 जोड़ेंगे कितना आएगा, यहाँ से सबसे पहले तो कितना आएगा 33 ना, कितना आ गया 33 वर्ष, ठीक। इस तरीके से हम बहुत ही आसानी से सवालों को हल करके इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर करें। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारे पास, 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर है। यदि उसके परिमापों का अंतर 24 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। मतलब यहाँ पर हमको 2 वर्ग है जिनका क्षेत्रफलों का योग दिया गया है 468 मीटर स्क्वायर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, माना वर्ग की भुजा, मतलब वर्ग की भुजा मान लेंगे, फिर वहाँ से उसका क्षेत्रफल आ जाएगा ना। तो यहाँ लिखेंगे माना पहले वर्ग की भुजा, क्योंकि 2 वर्ग है तो उसमें पहला होगा और एक दूसरा ना, तो लिखेंगे माना पहले वर्ग की भुजा। पहले वर्ग की भुजा कितनी मानेंगे, x मीटर। अगर पहले वर्ग की भुजा x मीटर है तो पहले वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, यहाँ लिखेंगे तो पहले वर्ग का क्षेत्रफल, पहले वर्ग का क्षेत्रफल मतलब वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। अगर इसकी भुजा x है तो x का स्क्वायर कर देंगे तो x स्क्वायर हो गया इसका क्षेत्रफल ना। फिर लिखेंगे तथा दूसरे वर्ग की भुजा, दूसरे वर्ग की भुजा, दूसरे वर्ग की भुजा को क्या मानेंगे, y, मतलब y मीटर ना। तो दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल कितना आएगा, फिर यहाँ लिखेंगे तो दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल, तो दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल मतलब इसका स्क्वायर कर देंगे y का, तो यहाँ से y का स्क्वायर हो गया ना। तो ये पहले वर्ग का क्षेत्रफल हुआ और ये दूसरे वर्ग का x स्क्वायर और y स्क्वायर ना। तो बोला गया है कि दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का योग है, तो दोनों वर्गों के क्षेत्रफल का योग करना है। तो पहले वर्ग का क्षेत्रफल है x स्क्वायर, इसमें योग करेंगे दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल y स्क्वायर। दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का योग हमको दिया गया है 468, ठीक, इतना दिया गया है। फिर आगे बोला गया है यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर होए, मतलब इनके वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 गुणे भुजा ना। तो वर्ग का परिमाप, पहले वर्ग की अगर परिमाप निकाले तो 4 गुणे में भुजा कितनी है, पहले वर्ग की भुजा है x ना, 4 गुणे x। उसके बाद अंतर बोला है तो अंतर मतलब घटाना करेंगे, और दूसरे वर्ग का भुजा कितनी है, y है, तो वहाँ से इसका परिमाप निकालेंगे तो ये 4 गुणे y, इसका अंतर दिया गया है हमको 24, ठीक। फिर इसको आगे हल करेंगे हम। आगे हल करने पर देखिए हमको क्या मिलता है, यहाँ से आगे हल करने पर देखो, अब यहाँ से दोनों में से हम 4 कॉमन ले सकते हैं ना। अगर 4 कॉमन ले लिए तो क्या बचेगा, इधर से x बचा, इधर से y, बराबर का 24 हुआ। अब अगर इसको कट करना चाहें तो यहाँ से 4 एकम 4, 4 छंग 24, 6 बार में पूरा कट जाएगा। तो x माइनस वाई बराबर कितना आया, 6। या फिर x बराबर लिखना चाहें हम तो 6 प्लस का y, ये हमारे पास समीकरण
इसको 1 बना लेंगे। ठीक, अब यहाँ करेंगे कि समीकरण 1 का मान हम या फिर यक्स का मान रख देंगे किसमें, यहाँ लिखेंगे यक्स का मान रखने पर, किसमें रखेंगे, यक्स का मान रखने पर, यक्स का मान किसमें रखेंगे, यक्स का मान रखेंगे हम यक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर का 468, मतलब इसमें रखेंगे हम। इसको समीकरण 2 भी मान सकते हैं। ठीक, तो यहाँ लिख देना यक्स का मान समीकरण 2 में रखने पर। देखो जो यहाँ पर आपको दिया गया है, इसको अगर हम समीकरण 2 बना लें तो यक्स का मान इसी में तो रख रहे हैं, तो यहाँ यक्स का मान कितना है 6 प्लस वाई, तो यक्स के स्थान पर हम रखेंगे 6 प्लस वाई, अगर स्क्वायर है तो इसका होल स्क्वायर कर देंगे, प्लस वाई स्क्वायर बराबर 468। ठीक, अब यहाँ पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे तो क्या होगा, ए स्क्वायर, ए का मतलब 6 है, 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 प्लस बी स्क्वायर मतलब वाई स्क्वायर प्लस 2ab होता है 2। उसके बाद ए का मान 6 है तो 6 और 6 दूनी कितना होगा 12, बी का मान वाई है। ठीक, फिर प्लस में वाई का स्क्वायर प्लस बराबर लगाएंगे यहाँ पर 468। ठीक, फिर यहाँ से वाई स्क्वायर क्या होगा, आएगा 2y स्क्वायर, फिर प्लस का 12y और इधर 36 है तो प्लस का 36, और 468 को इस साइड लाएंगे बाएं साइड में तो माइनस का 468 होगा, और दाहिने साइड में क्या बचेगा 0। ठीक, फिर इसको आगे अगर हल करेंगे यहाँ से तो देखिए कैसे होगा, आगे हल करने पर हमको क्या मिलता है, देखिए आगे हल करेंगे इसको, तो आगे हल करने पर यहाँ से 2y स्क्वायर प्लस का 12y, और यहाँ से 468 में से 36 को माइनस करेंगे तो सबसे पहले 8 में से 6 घटाएंगे तो 2 आएगा, उसके बाद 6 में से 3 जाएगा तो 3, और ये 4 बचा, और 468 में से 36 को माइनस किए तो इसके सामने का चिन्ह माइनस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, फिर बराबर 0 ना। फिर इसको आगे हल करेंगे, सबसे पहले यहाँ से हम इस समीकरण में से 2 कॉमन ले सकते हैं ना। ठीक, तो यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पर वाई स्क्वायर प्लस का 2 से भाग करेंगे तो 6y, फिर माइनस का अगर इसमें भाग करेंगे तो 2 दूनी 4, फिर इधर 2 1 कम 2, 2 छंग 12, 216 बराबर का 0। अब 2 इधर भाग में है, इसको दाहिने साइड ले जाएंगे तो क्या होगा, मतलब 2 इधर गुणे में है, दाहिने साइड ले जाएंगे तो भाग हो जाएगा, 0 में भाग करेंगे तो पूरा कट के क्या हो जाएगा 0। ठीक, तो यहाँ से हमारे पास वाई स्क्वायर प्लस का 6y माइनस 216 बराबर 0 इतना बचा। अब इसको हल करेंगे, सबसे पहले गुणनखंड करना पड़ेगा ना, तो यहाँ से कट करेंगे 216, चलिए रफ कर लेते हैं यहाँ पर, तो ये क्या है 216 ना, इसका फैक्टराइजेशन करेंगे तो इधर 2 1 कम 2, इसमें भाग नहीं जाएगा 0, 2 8 16, फिर आगे हल करेंगे, फिर 2 से काटेंगे क्या होगा 2 पंचे 10, 2 चौक 8, फिर 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4, 2 7 14, मतलब 27 बार में कट गया, फिर 3 से कटेगा 3 9 27 ना, फिर इसको काटेंगे आगे, देखिए 3 से काटेंगे फिर 3 बार जाएगा, फिर 3 से काटेंगे एक बार में, पूरा कट गया ना। अब क्या मिलेगा हमको, यहाँ से हमको 6 लाना है तो 3 तिहाई 9, 9 दूनी 18, देखिए यहाँ से 2 दूनी 4 होगा, 4 तिहाई 12, 12 मिला, उसके बाद यहाँ से 2 तिहाई 6, 6 त्रिक 18, मतलब हमको 18 मिला। 18 में 12 का गुणा करेंगे 216 आएगा, और 18 में से 12 माइनस कर देंगे तो हमारे पास 6 आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ से इसको कैसे करेंगे आगे देखिए, यहाँ लिखेंगे वाई स्क्वायर प्लस का 18y, फिर यहाँ माइनस 12y माइनस का 216 बराबर 0 कर देंगे। ठीक, फिर आगे क्या करेंगे, यहाँ से y कॉमन ले लेंगे दोनों में से, तो यहाँ y बचेगा प्लस का 18 बचा इधर, फिर माइनस का इधर अगर 12 कॉमन ले लिए तो यहाँ भी y माइनस माइनस प्लस 18 बार में पूरा 216 कैंसिल हो जाएगा, बराबर का 0 हुआ। ठीक, अब इस दोनों में से हम y प्लस 18 कॉमन ले सकते हैं, मतलब उभयनिष्ठ ले लिए तो क्या बचा y माइनस 12, इस तरीके से हमारे पास बच गया बराबर का 0। अगर y प्लस 18 बराबर 0 करेंगे तो y बराबर हमारे पास माइनस का 18 आएगा। ठीक, उसके बाद यहाँ से अगर y माइनस 12 बराबर 0 करेंगे तो y बराबर 12 आएगा। अब यहाँ से y का 2 मान आ रहा है, एक माइनस का 18, एक 12 आ रहा है, तो अगर किसी वर्ग की भुजा जो होती है वो कभी माइनस में नहीं होती, तो यहाँ से y बराबर माइनस 18 हम नहीं लेंगे तो y बराबर 12 लेंगे, तो यहाँ हमारे पास y किसका माने थे दूसरे वर्ग की भुजा, तो यहाँ से y का मान आ गया ना पहले। अब y का मान हम कहाँ रख सकते हैं, y का मान हम रख देंगे समीकरण 1 में ना, यहाँ लिखेंगे y का मान
y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक, 1 में रखने पर तो हमारे पास समीकरण 1 कितना है? समीकरण 1 है हमारे पास, यहाँ देखिए समीकरण 1 हमको कितना मिला है? समीकरण 1 मिला है x बराबर 6 प्लस वाई। तो यहाँ लिखेंगे x बराबर 6 प्लस वाई। फिर आगे हल करेंगे तो ये 6 है प्लस y का मान 12 आ गया। तो यहाँ से 12 और 6 कितना होगा? 18। इसका मतलब यहाँ से पहले वर्ग की भुजा x माना था हमने, तो x का मान 18 आ गया, और दूसरे वर्ग की भुजा y माना था तो y का मान 12 आ गया। यहाँ से हम x मतलब पहले वर्ग की भुजा 18 मीटर और दूसरे वर्ग की भुजा 12 मीटर, इस तरीके से हल करके इसका भुजा निकाल सकते हैं, ठीक। तो उम्मीद करता हूँ यह सवाल बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा।